मानव नेत्र वाला चैप्टर जो है उसमें 2 हमने सारे क्लियर कर लिए थे, तो आज हम उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उसको कवर करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता। यानी हमारा जो नेत्र है, सामान्य नेत्र है, वो 25 सेंटीमीटर के पास अगर कोई वस्तु रख दोगे तो उसको स्पष्ट क्यों नहीं देख पाएगा। तो देखिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को दृष्टि पटल पर फोकस करने के लिए मानव नेत्र की क्षमता में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती है, क्योंकि मानव नेत्र की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती, इसलिए उस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसको देखने में असक्षम होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र का प्रतिबिंब का क्या होता है। प्रतिबिंब की दूरी स्थिर रहती है, क्योंकि मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार से समायोजित होती है कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, तारे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का जो अपवर्तनांक होता है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरणों का इस प्रकार लगातार अपवर्तन होना, क्या होना, अपवर्तन होना, लगातार अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरणें निरीक्षक की आंखों तक अनियमित रूप से आती रहती हैं, जिसके कारण हमें तारों की आभासी स्थिति है वो बदलती है और तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये आपको समझ में आ गया। अगला देखिए कि तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों। ग्रह पृथ्वी से बहुत नजदीक है, ग्रह प्रकाश के वृहद स्रोत अतः ग्रहों से आने वाले जो प्रकाश की किरणों का औसत परिवर्तन ना के बराबर होता है, इसलिए ग्रहों की आभासी स्थिति स्थिर होती है, उसमें स्थिर नहीं होती है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं। हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, ये आप सबको पता है। जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो यह 7 रंगों में से हरे रंग को परावर्तित कर देता है, जो हमारे नेत्र तक पहुंचता है, तथा शेष रंगों को अवशोषित यानी सोख लेता है, जिसके कारण पौधा हमें हरा दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेटिना के उस बिंदु का नाम लिखो जहां प्रतिबिंब दिखाई देता है। आपको पता है रेटिना पर बनता है, रेटिना का पीठ बिंदु पर। ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरे से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, स्थायी होता है। आँख की रेटिना पर स्थित 2 प्रकाश की संवेदी कोशिकाएं, एक शंक होती है, एक शलाका होती है। शंकु से हमें क्या होता है, शंकु रंगों का ज्ञान होता है। शलाका से एक मिनट, हाँ 2 प्रकार के संवेदी कोशिकाएं होती है, एक शंकु एक शलाका। शंकु से रंगों का ज्ञान होता है, शलाका से प्रकाश और अंधकार का ज्ञान होता है। ठीक है, वो है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यानी आपको पता है श्वेत प्रकाश यानी सफेद रंग का प्रकाश होता है, वो 7 रंग होते हैं। जब आप इंद्रधनुष के आपने 7 रंग देखे, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये 7 रंग, ये जो सफेद रंग का प्रकाश होता है इसका अपने अवयवी रंगों में टूटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए ये तालिका बनी है जिसमें आपके रंग दे रखे हैं और उसका तरंगदैर्ध्य दे रखा है। और प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई, ये प्रिज्म से टकराई और ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो गई। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा, स्पष्ट कीजिए कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, स्पष्ट कीजिए कि कांच के आयताकार गुटके के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों नहीं होता। तो देखिए जब प्रकाश आयताकार गुटके, यानी हमने कहा प्रिज्म से होता है, प्रिज्म तिकोना होता है, तो आयताकार गुटके से क्यों नहीं होता। तो आयताकार गुटके के 2 समांतर पृष्ठों से होकर गुजरता है जब प्रकाश, तो पहले तल पर प्रकाश की ओर से विचलन दूसरे तल का विचलन 0 होता है। अर्थात गुटके में होकर जाने से प्रकाश का संपूर्ण विचलन 0 हो जाता है। चूंकि वर्ण विक्षेपण का कारण विभिन्न रंगों के प्रकाश के विचलन की भिन्नता है, गुटके द्वारा विचलन 0 होने के कारण वर्ण विक्षेपण 0। विचलन क्या होता है, प्रकाश का जब एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ से निकलता है तो वो
बंटना चाहिए यानी फैलना चाहिए, लेकिन वो फैलता नहीं, उसका विचलन शून्य हो जाता है। इसी कारण जो कांच का आयताकार गुटका होता है उसका जो है उससे उसके द्वारा वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाता है। ठीक है, कि कांच में पड़ी दरारों का चमकना। जो कांच में दरारें पड़ जाती हैं यानी कांच टूट चटक जाता है तो वो उसकी दरारें चमकती क्यों है? तो देखो, जब खिड़की में लगा कांच चटक जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं जिनमें वायु की एक पतली परत आ जाती है, जिनमें ये दरारें देखने पर चमकती हुई दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है कि इन दरारों पर पड़ने वाला जो टेढ़ा प्रकाश होता है वो वायु की परत में नहीं जा पाता, प्रकाश वायु की परत में नहीं जा पाता, बल्कि कांच और वायु के सीमा पृष्ठ पर पूर्ण परावर्तित होकर यानी वहां जाके टकरा के वापस हमारी आंखों में पहुंच जाता है। इसी कारण यदि कांच अथवा जल के भीतर वायु का कोई बुलबुला आ जाता है तो वो भी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखो, अगला है काले पुते गोले का जल में चमकना। यदि एक धातु के गोले पर सूखी कालिक पोत कर जल से भरे बीकर में रखें तो जो गोले का तल है वो चांदी की तरह चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कालिक के कारण गोले का जो तल है वो जल के संपर्क में आ ही नहीं पाता, बल्कि दोनों के बीच वायु की परत आ जाती है। अतः जल वायु के सीमा पृष्ठ पर जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण परावर्तित होने लग जाता है, जिसके कारण जो गोले का तल है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और किसका अधिक होता है? देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल के कुछ कण उपस्थित हो जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो यानी उसी के बराबर हो, तो प्रकाश उनसे टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी धूल के कणों से टकराकर प्रकाश का फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अतः बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य से आने वाले प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। जब यह प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में जो अणु होते हैं और धूल के कण होते हैं इनके द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है यानी प्रकाश फैलता है। बैंगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश के अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है, यानी बैंगनी और नीला रंग लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना जल्दी से फैलता है। अतः नीला प्रकाश बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है और यह बिखर कर प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश के मार्ग में प्रकीर्णन नहीं होता और हमें आकाश काला दिखाई देता। यही कारण है कि जब अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर पहुंचने पर आकाश काला ही दिखाई देता है, सफेद दिखाई नहीं देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये आप सबने देखा होगा कि सूर्योदय हो रहा हो या सूर्यास्त हो रहा हो तो जो है आकाश लाल होता है। तो ऐसा क्यों? देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल से काफ़ी अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों में पहुंचती हैं। इन किरणों के मार्ग में धूल के कणों और वायु के अणुओं के द्वारा बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है और इस प्रकीर्णन के कारण सूर्य के प्रकाश में से नीला व बैंगनी रंग जो है वो निकल जाता है। क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो सबसे जल्दी निकल जाता है। अतः आँख में जो विशेष रूप से जो बचा कुचा रंग होता है वो लाल पहुँच पाता है। अतः आँख में विशेष रूप से लाल रंग पहुँच पाता है जिसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। दोपहर के समय जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तब किरणें वायुमंडल में अपेक्षाकृत बहुत कम दूरी तय करती हैं, अतः प्रकीर्णन कम होता है और लगभग सभी रंगों की किरणें आँख तक पहुँच जाती हैं और सूर्य श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका मेन सूर्योदय और सूर्यास्त वाला था। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल से अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं जहाँ वायुमंडल होता ही नहीं है, तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता और आकाश का कोई रंग नहीं होता, इसलिए हमें काला प्रतीत होता। ये आपका पूरा चैप्टर था मानव नेत्र। ठीक है,
मैंने आपको उसमें सब कुछ समझा दिया। मानव नेत्र क्या है, उसकी समंजन क्षमता क्या है, दोष क्या है, उनका निवारण किस प्रकार से होता है, बाकी जो प्रिज्म के द्वारा परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी मैंने आपको बता दिया। तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। इसके बाद जो हमारी यूनिट शुरू होगी वो विद्युत शुरू होगी। ठीक है, तो तब तक आप अपने नोट्स तैयार कर लो, अच्छे सब कुछ समझ लो, बुक्स हैं उससे आप क्वेश्चन अपने तैयार कर लो। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में फिर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।